नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने 3 तारीखों में जो पेपर लिया था उसके सॉल्यूशन को लेकर के। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं रिट लेवल सेकंड, ठीक है। साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, एक एक जो प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें, चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित पद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विलोपन। तो आप लोग जानते हैं कि विलोपन शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित होता है। स्वतः पुनः प्राप्ति भी संबंधित होता है। सैपिंग, उद्दीपक विभेदन, ये भी होता है। लेकिन ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सैपिंग, ये इसमें नहीं होता है। सैपिंग जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित पद है, यानी क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है उससे जुड़ा हुआ होता है सैपिंग, ठीक है। तो ये जो है ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका जो जवाब है वो ये है, ठीक है। फिर जीन पियाजे के अनुसार सूचकता का विकास किस अवधि में होता है? सूचकता का जो विकास है वो किस अवधि में होता है? तो देखिए, सूचकता का मतलब है सिग्निफायर्स। तो बच्चा यहाँ पर ये समझ लग जाता है कि कोई भी जो चिंतन है या कल्पना जो की जाती है किसी वस्तु के लिए की जाती है वही सूचकता होती है। और सूचकता का जो विकास होता है वो प्राक संप्रियात्मक अवधि में होता है, ठीक है। प्राक संप्रियात्मक जो अवधि है उसमें इसका विकास होता है, ठीक है। फिर है अनुमोदन अभिप्रेरक का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुमोदन जो अभिप्रेरक है उसका अध्ययन किया। तो देखिए, अनुमोदन अभिप्रेरक का अध्ययन करने जो मनोवैज्ञानिक है वो है क्राउनी एवं मार्लो, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। मैकडूगल द्वारा मनुष्यों के लिए कितनी मूल प्रवृत्तियों की पहचान की गई है? देखो यहाँ पर लिखा है कितनी मूल प्रवृत्तियों की पहचान की गई है। तो मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के द्वारा 18 बताई गई, यानी 18 मूल प्रवृत्तियों की मैकडूगल के द्वारा पहचान की गई। लेकिन 14 मूल प्रवृत्तियों को ज्यादा महत्व दिया गया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। पहले इमोशन आता है और इमोशन से जो काम किया जाता है वो मूल प्रवृत्ति होती है। तो टोटल जो है वो तो कितने हैं, 18 है। लेकिन इंपॉर्टेंस जो दी गई ना वो कितने को इंपॉर्टेंस दी गई है, वो 14 को इंपॉर्टेंस दी गई है। अब यार, तार्किक चिंतन को किसने विचारात्मक चिंतन कहा है, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है? तो आप लोग जानते हैं जॉन ड्यूवी जो है उन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नाम दिया है। अब है, किस कल्पना का दूसरा नाम स्मृति है, यानी कल्पना का कौन सा प्रकार है जो स्मृति के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, किस कल्पना को, तो जो पुनरुत्पादक जो है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्मृति के नाम से भी जानते हैं। पुनरुत्पादक और उत्पादक ये 2 कल्पनाएं बताई थी किसने? ये बताई मैकडूगल ने। तो ये आप देखो यहाँ पर उत्पादक जो होता है उसमें पूर्व अनुभव के द्वारा किसी नई चीज का निर्माण होता है, और पुनरुत्पादक जो है वो आपके द्वारा अनुभूत की गई जो चीजें हैं उनके जो स्मृति बिंब होते हैं वही पुनरुत्पादक कल्पना होती है, ठीक है। देखिए, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है, यानी व्यक्ति जो भिन्नता है उसका अर्थ होता है। तो 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, यहाँ पे केवल शारीरिक लिखा है, लेकिन यहाँ पे शारीरिक के साथ मानसिक भी लिखा है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों भिन्नताएं जो होती है वो व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल होती है। तो कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और या एक जैसे नहीं होते हैं, ये इसका जवाब है, ठीक है। फिर हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो यहाँ पे क्या आया, बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये सिद्धांत संबंधित है किससे? व्यक्तिगत विभिन्नता से। यानी हम सभी लोग क्या है, अपने आप में अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब देखिए आगे चर्चा करें हम लोग, तो आगे हम लोग देखें तो एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में नियामक संकट होता है, यानी किशोरावस्था का जो नियामक संकट है वो यहां पर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ठीक है। यानी ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो होता है वो होता है कहां पर? किशोरावस्था में होता है। फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व में हट, कंजूसी, क्रमबद्धता, आग्रह आदि गुण पाए जाते हैं? यानी फ्राइड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है उसमें किस प्रकार के व्यक्तित्व में इस प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो पाई जाती है, इस प्रकार के जो गुण है वो पाए जाते हैं। तो ये गुदा धारणात्मक जो व्यक्तित्व है उसमें हट,
कंजूसी, क्रमबद्धता, आग्रह आदि गुण पाए जाते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार न्यूटन, आइंस्टीन आदि में किस प्रकार की बुद्धि थी? तो न्यूटन, आइंस्टीन आदि में अनुभवजन्य बुद्धि थी। ठीक है, इन्होंने अपने अनुभव के द्वारा क्या किया? नई नई खोजें की, नई नई चीजों का आविष्कार किया था। मिश्रित बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, तो देखो मिश्रित बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बीने साइमन परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अल्फ्रेड बीने परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण है, और मिश्रित जो बुद्धि परीक्षण उसका उदाहरण जो है वो है वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ठीक है, अपनी तुच्छ वस्तु को बहुमूल्य बताने के लिए प्रयुक्त मानसिक संरचना है, तो अपनी तुच्छ वस्तु को बहुमूल्य बताने के लिए प्रयुक्त मानसिक संरचना युक्तिकरण होती है। एक बयां पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसे एक तिनका उठाया और गोल गोल चक्कर काटने लगा, यह व्यवहार कहलाएगा। तो ये जो व्यवहार है वो क्या है? वो प्रतिगमन है। प्रतिगमन का मतलब होता है पहले किए जाने वाले व्यवहार को क्या करना? फिर से दोहराना, फिर से रिपीट करना। तो वो उस व्यवहार को दोबारा कर रहा है जिस व्यवहार को वो पिंजरा में, मतलब जब घोंसला बनाता है उस समय अपने व्यवहार को दोहराता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रतिगमन का एग्जाम्पल है। अब आया कि एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ धूमन की प्रेरणा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो है वो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके हम उसको उसकी सहायता करेंगे टीचर के रूप में। इस प्रकार से होगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, शालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो शालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले लियो केनर हैं। अब देखिए, ब्लूमिया है खाने से संबंधी विकार, अवधान संबंधी विकार, वर्तना संबंधी विकार और भाषा संबंधी विकार। तो ब्लूमिया जो है वो खाने से संबंधी विकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा इनमें से संगत नहीं है, यानी कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी के स्थान पर डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सही है। डिटेंशन का प्रावधान कक्षा 1 से 8 तक किया गया है। डिटेंशन लेवल कक्षा 5 से 8 के लिए ही किया गया है। डिटेंशन कक्षा 5-8 के लिए पुनर्परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर होगा। तो देखिए ये इसके लिए संगत नहीं है, ये इसके बारे में सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? तो उद्देश्य नवीन सिद्धांतों की खोज करना है। अनुसंधान करता स्थानीय होता है, बाहरी नहीं होता है। परिकल्पना समस्या केंद्रित होती है। इसके पश्चात उपाधि या प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं। तो कौन सी बात इसके बारे में सही नहीं है? तो उद्देश्य नवीन सिद्धांतों की खोज करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है विद्यालय की जो समस्याएं होती है उनका समाधान करना, वैज्ञानिक समाधान करना। परीक्षा विधि, मानक, मापदंड, प्रश्न पत्र स्वरूप, परीक्षा प्रशासन, समयावधि, निर्देश, फलांकन विधि इत्यादि की सुनिश्चितता ही किसी परीक्षण को बनाती है। वैध, मानकीकृत, अप्रमाणीकृत या फिर निदानात्मक। तो देखिए इसका जो जवाब है वो है क्या कि ये क्या बनाती है? उसको मानकीकृत बना देती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है दोस्तों मानकीकृत। फिर आया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, यानी कौन सा सुधार जो है वो यहां पर बताया गया है, इसके ऊपर यहां पर बातचीत हो रही है। तो देखिए इसका जो जवाब है उसमें हम देखें, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो सुझाव इसमें सुझाए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहां पे लिखा है कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो रटने को महत्व प्रदान न करना ये भी सही है। ठीक है, अब इसका जवाब अगर हम लोग देखें जो यहां पर दिए गए उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखो यहां पर क्या है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, ये इसका एक आधारभूत सिद्धांत नहीं होता है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों वे उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए, यानी को सही रूप से क्या करना है, मिलाना है। तो समीप दुरामुभिक दिशा, ठीक है, सिरा पदामुभिक दिशा, अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं। तो देखिए इसको इससे क्या करना है, आपको इससे क्या करवाना है, इसको मैच करवाना है। तो देखिए हम लोग यहां पर देखें समीप दुराभिमुख दिशा, तो सरल से शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है,
तो ये इससे मैच होता है, ठीक है। यानी एक के सामने क्या आ रहा है, एक के सामने आ रहा है 4, ठीक है। फिर बी है सिरा पदाभूमिक दिशा, तो सिर से पैर का क्रम हो गया ये, यानी इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 2। फिर देखो अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ठीक है, तो सी के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं, तो फिर इसमें क्या है, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की दिशा में भिन्न हो सकती है, यस ये होगा। तो डी के नीचे कितना होगा, 3। तो देखो 4 2 1 3 किस में आ रहा है, 4 2 1 3 ये, तो ये इसका सही आंसर, ठीक है। अब देखिए बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था के संदर्भ में यहां पर बातचीत हो रही है। किशोरावस्था जो है उसके लिए परिवर्तन शब्द इस्तेमाल हुआ है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु से सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की या अनुकूलन जो है इसमें इस प्रकार का आता है, गुड बॉय नाइस गर्ल जो है उसमें इस प्रकार की बात आती है। तो इसका जवाब ये है। अब निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहां पर जो है हम बात करें तो इसका जो जवाब है वो ये कि खतरे नहीं होते, संभाव्य खतरे नहीं होते, खतरे तो होते हैं, ठीक है। ये बारे में इसके बारे में सही नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल की बात हो रही है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल में क्या होता है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ठीक है। अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होता। लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तो लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता यहाँ पे विकसित होती है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वे एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, ये मार्गदर्शन क्या कहलाएगा। तो देखिए मार्गदर्शन क्या कहलाएगा, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, ठीक है, या पार्श्वीकरण। तो ये सहारा देना स्कोलोफोर्डिंग हो जाएगा ये, ठीक है। परिपक्वता प्लस भौतिक वातावरण प्लस सामाजिक वातावरण में समन्वय स्थापित करने वाली विकास प्रक्रिया को पियाजे ने कहा है। देखो परिपक्वता, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ठीक है, और समन्वय स्थापित करने वाली जो प्रक्रिया है उसको पियाजे ने क्या कहा है, तो उसको पियाजे ने क्या कहा है, उसको पियाजे ने कहा है दोस्तों स्कीमा। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है बच्चों, ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है। वस्तुनिष्ठ में क्या आलोचनात्मक प्रश्न आता है, क्या विश्लेषणात्मक प्रश्न, क्या व्याख्यात्मक प्रश्न, या फिर मिलान प्रश्न। तो बच्चों यहां पर आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक दिए ये निबंधात्मक रूप में व्यक्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो मिलान के प्रकार होते हैं। हम मिलान कर सकते हैं यहाँ कि मिलान जो आएगा उसमें पता लग जाएगा मिलान करने वालों में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 मिलान प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया यहां पर यानी 32 नंबर पर, निम्न में से कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। अशुद्ध वर्तनी होती है, उसमें कई तरह के कारण होते हैं। तो पूछा लेखन की असावधानी, लेखन की असावधानी क्या इसका कारण है, या जलवायु कारण है या नहीं है। अशुद्ध उच्चारण क्या इसका कारण नहीं है। व्याकरण का कम ज्ञान होना क्या इसका कारण नहीं है। हम यहां पर बात करें कारण नहीं की, कारण नहीं है तो बच्चों लेखन की असावधानी इसका कारण होता है, अशुद्ध उच्चारण भी कारण होता है, व्याकरण का कम ज्ञान होना यह भी कारण होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2 जलवायु, इसका कारण नहीं है। 33 नंबर पर प्रश्न दिया है, निम्न में से लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित रूप में हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, वो साधन कौन सा नहीं है। नहीं पर बात करते हैं। पत्र लेखन लिखित सामग्री हो गई और लिखित अभिव्यक्ति हम पत्र के माध्यम से करते हैं। निबंध लेखन होता है, निबंध भी लिखा जाता है, तो इसमें भी हम लिखने के माध्यम से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। वाद विवाद, इसमें हम वाद विवाद करते हैं, तो इसमें बच्चों लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती, ये मौखिक अभिव्यक्ति का कारण है। उसका साधन बन जाएगा, मतलब
मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है वाद विवाद, लिखित अभिव्यक्ति का साधन ये नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? क्या अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है या उपयुक्त सभी हैं? तो बच्चों यहां पर हम बात करते हैं अनुकरण विधि भी व्याकरण की हिंदी में हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में बात करते हैं। अनुकरण विधि भी काम आती है, आगमन निगमन विधि भी काम आती है, और भाषा प्रयोगशाला भी इसकी विधि है। तो उत्तर 4 विकल्प हमारा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के उपागम बच्चों 2 होते हैं, एक होता है पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा रचना शिक्षण उपागम। तो यहां पर विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ए और ब दोनों, पहला और दूसरा दोनों इसमें आ जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न देखें। निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। व्याकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है, यह बताना है बच्चों। उपयुक्त विधि कौन सी नहीं होती, मतलब आपको क्या बताना है? व्याकरण शिक्षण के लिए, किसके लिए? व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी नहीं। तो बच्चों भाषा संसर्ग विधि व्याकरण में आती है, और आगमन निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि व्याकरण की विधियों में आती हैं। अनुकरणात्मक विधि इसका उत्तर हो जाएगा, जो भाषा में हमें व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। तो नंबर 2 अनुकरणात्मक विधि जो है हमारा उत्तर सही होगा। 37 नंबर में चलते हैं। निम्न में से हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हमें यहां पर कथन असत्य है ये बताना है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? देखें बच्चों, इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, बिल्कुल सही बात है, यहां ये कथन सही है, और हमें बताना है असत्य कथन। तो पहले हम सत्य कथन की बात कर लेते हैं। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, बिल्कुल सही है। इस विधि में 5 सोपान होते हैं, कौन सी में? हर्बटीय विधि की बात करते हैं, तो ये भी सही हुआ, कथन सही है। हमें असत्य कथन बताना है, ये कथन सत्य है। यह विधि स्मृति स्तर पर शिक्षण से संबंधित है, ये बात भी सही है। यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये गलत है, ये असत्य कथन है। तो हमारा उत्तर यहां 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 38 नंबर पर। सीता वाद्य यंत्र जो होता है किस तरह के शिक्षण में सहायक है? क्या दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य, या इनमें से कोई नहीं? यहां बच्चों उत्तर हमारा 3 होगा। सीता वाद्य जो होता है श्रव्य यंत्र होता है, सुनने के काम आता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में यह श्रव्य के रूप में हमारा सहायक होगा। अगला प्रश्न है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य क्या है? हमें यह बताना है कि श्रुत लेखन जो होता है उसका अभ्यास करवाया जाता है, उस विधि में इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताना है। छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, बिल्कुल सही बात है। श्रवण और लेखन में श्रुत लेखन काम आता है। शुद्ध वर्तनी सीखने में भी यह सहायता करता है श्रुत लेखन, बिल्कुल सही है, ये कथन भी सत्य है। लेखन की गति में वृद्धि करना, यह भी इसका उद्देश्य सही है। इसका मतलब उत्तर हमारा 4 हो जाएगा, ये सभी। 40 नंबर प्रश्न देखें। दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बच्चों ध्यान रखना, बताया दृश्य श्रव्य जो उपकरण है उनके संबंध में सत्य नहीं है, मतलब हमें असत्य विकल्प है वह चुनना है। तो देखें 40 नंबर में पहला विकल्प दिया, ये अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र हैं। दूसरा, शाब्दिकता में कमी करते हैं। तीसरा विकल्प दिया है शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। और 4 नंबर दिया है उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है। तो बच्चों यहां पर देखें दृश्य श्रव्य सामग्री जो है उसका कथन, बाकी पहला भी सही है, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में काम करते हैं, शाब्दिकता में कमी लाते हैं दृश्य श्रव्य, और उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, लेकिन शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, ये कथन असत्य है। 41 नंबर पे आए, आगमन विधि की विशेषता इसमें नहीं है। नहीं है बताना है आपको। क्या ये मनोवैज्ञानिक विधि, किस विधि की बात कर रहे हैं? आगमन विधि की बात कर रहे हैं कि आगमन विधि जो है क्या वो इसका सही प्रयोग बता रही हैं? आगमन विधि की विशेषता नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है, सही है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, आगमन विधि में सक्रिय रहेंगे।
क्योंकि पहले इसमें उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चे इसमें अधिक सक्रिय रहेंगे। उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही जो भी हमने दोहराई है। सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, ये बच्चों असत्य हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण जो होते हैं वो सदैव विशेष होते हैं। उदाहरण विशेष होते हैं। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, और मैंने ये बताया नियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण होते हैं, और उदाहरण जो होते हैं विशेष होते हैं। इसलिए ये याद रखें, विशेष से सरल की ओर चलेंगे या सामान्य की ओर चलेंगे, तो विकल्प हमारा 4 यहां हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? वायदे का पक्का होना, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा आता है? बात का धनी, बात बनाना, बात चलाना, या बात ही बात में। पहला विकल्प होगा बात का धनी होना। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ यहां क्या है? अपनी बुराई न दिखना, कम गुण ज्यादा दिखावा, अंत हो जाना, या बुरा भला कहना। कम गुण वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है, इसके लिए लोकोक्ति बनी है अधजल गगरी छलकत जाए। तो विकल्प 2 हो जाएगा, कम गुण ज्यादा दिखावा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? दौर्बल्य, प्रोक्ष, पुनरावलोकन, आशीर्वाद। तो बच्चों यहां दुर्बल शब्द जो होता है, उस दुर्बल शब्द में यह प्रत्यय लगा है, और यह प्रत्यय शब्द के शुरू में भी यानी प्रारंभ में भी परिवर्तन करता है, अंत में भी परिवर्तन करता है। अंत में परिवर्तन तो यह करता है, अंतिम वर्ण में जो भी स्वर होता है उसको यह हटा देता है। और शुरू में जैसे ऊ दिया है तो ऊ, ओ, औ, ये सभी औ में बदल जाते हैं। शुरू में यदि ए आ है तो वो आ बनता है, ई ए ऐ है तो ऐ में बदल जाता है, री है तो आर में बदल जाता है, ऊ है तो ये औ में बदल जाएगा औ। बाकी वैसा का वैसा, ल अंतिम वर्ण है आधा हो जाएगा, और ये दौर्बल्य। प्रोक्ष गलत है, अशुद्ध लिखा हुआ है, प्रोक्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला शब्द है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन न होकर के पुनरावलोकन होता है। क्या होता है? पुनरावलोकन। अवलोकन में पुनर् संस्कृत के गुण उपसर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है। आशीर्वाद में पहली बात तो ई दीर्घ आता है, और र ई के बाद आएगा तो वह पे विराजमान हो जाता है। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर हमारा विकल्प पहला दौर्बल्य सही है। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? वही बच्चों यह प्रत्यय के नियम की बात कर रहे हैं, वही यहां लगा हुआ है। ये मधुर शब्द में यह प्रत्यय जब लगता है तो शुरू में परिवर्तन करेगा। अभी बताया था ए या आ शब्द के शुरू में है तो वो आ बन जाएगा, तो यहां मा शब्द बना। धू वैसा का वैसा, और यह बताया था अंतिम वर्ण के स्वर को हटा देता है। तो रै में स्वर कोई भी हो, यहां पर जैसे रै है, रै में ए है तो इसको हटा देंगे तो आधा रै बन जाएगा, तो शब्द बनेगा माधुर्य। तो यहां पर यह प्रत्यय हो जाएगा तीसरा विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? क्या इसमें द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या अव्ययभाव समास? त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं, तो जिसमें अन्य पद की कल्पना करनी होती है वो बहुव्रीहि समास का होगा। 3 है नेत्र जिसकी वह है भगवान शिव, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है किसका? स्वर संधि का। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। रजनी धन ईश, रजनीश। आ का मेल आ से हुआ, यहां ई का मेल ई से हुआ, दीर्घ संधि। यहां भी आ का मेल आ से हो रहा है, विद्यालय। जगत धन नाथ, जगन्नाथ की बात करते हैं तो यहां व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, जगन्नाथ शब्द बनेगा। तो विकल्प 3 यहां सही। पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? बच्चों ये आपको तो मालूम होगा, पवित्र शब्द में अब की ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब ये अयादि संधि है, और अयादि संधि में अब ओ में बदलता है तो पो धन इत्र, यहां हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। 49 नंबर में देखें, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। दाल भात, इसमें दाल और भात। पंजाब 5 नदियों का समूह है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। तो यहां विकल्प 2 सही होगा, गुरु सेवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें इसमें 50 नंबर प्रश्न दिया है।
जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो और अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों विस्मयादि बोधक में तो विस्मय के भाव नजर आते हैं, यहां पर ये चिन्ह हो जाएंगे। और संक्षेप जो होता है जिसको लाघव भी कहा जाता है, वो संक्षिप्त बोध के बड़े नाम को छोटे रूप में लिखने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी उसको भाजपा लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रकार से ये लाघव चिन्ह हो गए, इसको संक्षेप कहते हैं। कोष्ठक जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है वो कोष्ठक अलग अलग आते हैं, बड़ा मंझला। अर्धविराम यानी रुकना, जहां पर आधा विराम दिया जाता, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक, तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह ये होता है हमारा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उत्तर 2 सही होगा। 52 नंबर देखें, आजादी का विलोम शब्द कौन सा है? आजादी का विलोम शब्द कौन सा है? प्रतिलोम, संपत्ति, इति या गुलामी? ये तो प्रत्यक्ष रूप से आपको अलग ही नजर आ रहा है, गुलामी। विकल्प 4 हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आवश्यकता से कम पूर्ति, आवश्यकता से अधिक पूर्ति, आवश्यकता अनुसार पूर्ति या कोई नहीं। यानी ऊंट जो होता है उसके मुंह में अगर जीरा दिया जाता है तो वो मात्रा में कम होने की बोध करवाया जाता है, आवश्यकता से कम की पूर्ति। विकल्प 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गिरिजा पर्यायवाची किसका है? गिरि पर्वत बोलते हैं, मतलब हिमालय पर्वत के लिए। जा मतलब पुत्री, हिमालय पर्वत की जो पुत्री हैं वो क्या किसको कहा जाता है? पहली बात तो जा लगा है तो मतलब स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो विष्णु जी तो यहां हो ही नहीं सकता, लक्ष्मी जी, पार्वती जी या अंजनी के लिए प्रयुक्त करेंगे, तो बच्चों गिरिजा पार्वती जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55 देखें, नीलकंठ में समास कौन सा है? नीलकंठ में समास कौन सा है? यहां बात करें नीलकंठ बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, इन विकल्प में चुनना है तो यहां नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है भगवान शिव, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस गद्यांश में से कुछ उत्तर आपको ढूंढ के बताने हैं, प्रश्न जो दिए हैं उनके उत्तर आपको बताने हैं। तो बच्चों देखें, पहला इसमें यानी 56 नंबर प्रश्न दिया, वह दिन कब आएगा जब इस दहेज दानव का अंत संभव होगा? वाक्य ध्यान से देखें, वह दिन कब आएगा, वह दिन कब आएगा जब इस दहेज दानव का अंत संभव होगा। रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? बच्चों जब से शुरुआत होती है उपवाक्य की वो मिश्र वाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखबार शब्द किस भाषा का शब्द है? क्या हिंदी का है, अरबी का है, फारसी का है या पुर्तगाली है? आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है अखबार। अखबार बच्चों फारसी भाषा का शब्द है, तो विकल्प 3 हो जाएगा। दहेज दानव शब्द में समास कौन सा है? दहेज रूपी दानव, तो रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, रूपक तो कर्मधारय समास होता है। विकल्प यहां पर भी हमारा 3 होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखें, वह नव विवाहिताओं को अपना शिकार बनाता हुआ खूब फल फूल रहा है, उपयुक्त रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है? मतलब अपना शब्द में बताना है, और यहां अपना जो है किसका बोध करवा रहा है? क्या पुरुषवाचक में है या निजवाचक में है या निश्चित वाचक में या अनिश्चय वाचक, किस में बताना है? तो बच्चों यहां अपना स्वयं का बोध हो रहा है, और स्वयं का बोध होने पर निजवाचक सर्वनाम यहां पर विकल्प 4 हो जाएगा हमारा उत्तर। अंतिम प्रश्न देखें, एक दृश्य मेरी आंखों के आगे छा गया, वाक्य में काल कौन सा है? क्या ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, सामान्य भूतकाल का है, सामान्य भविष्यत काल का या आसन भूत का? बच्चों वाक्य जब हम पढ़ते हैं, एक दृश्य मेरी आंखों के आगे छा गया, एक दृश्य मेरी आंखों के आगे छा गया, तो ये सामान्य भूतकाल का बोध करवा रहा है, तो उत्तर 2 यहां हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन को दे रखा है, रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन। रेमेडियल टीचिंग का जो सिलेबस होता है वो अक्सर किस पे आधारित होना चाहिए? रेमेडियल टीचिंग क्या होता है खूब जानते होंगे अच्छी तरह से।
ठीक है। ऑफलाइन बैचेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भली बात समझाया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे में डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन क्रिएट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कि बच्चा किन किन समस्याओं से जूझ रहा होता है, उन समस्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने के अंतर्गत अपन जानते हैं कि बच्चे में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याओं से बालक जूझ रहा होता है, ठीक है। तो उन समस्याओं को जानना वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। फिर पृथक कक्षा का अरेंजमेंट, सेपरेट क्लासरूम जो है उसका अरेंजमेंट करते हुए उसके लिए अलग से पढ़ाना, वो क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है, ठीक है जी। तो इसमें देखें ये क्या है, पहला जो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा अपना वो कौन सा बनेगा, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट जो भी एरर वगैरह करता है उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यही अप्रोप्रिएट क्या है इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन को काटिए, एक प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको काटना सीखिए आप, एक एक ऑप्शन को काटते हुए आगे बढ़ो आप। पहला देखो, टीचर इंप्रिजन ऑफ लैंग्वेज टिपिकल, टीचर से क्या लेना देना होता है, स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज, रेमेडियल टीचिंग है वो ये होती है कि बालक की क्या होता है, कमजोरियां होती हैं, एरर जो करता है। दूसरी बात, बालक की भविष्य की क्या जरूरत है उसके ऊपर अपन विश्लेषण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनालिसिस ऑफ एरर मेक बाय स्टूडेंट, ये पार्ट आ गया। रेमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु, रेमेडियल टीचिंग जो है वो ज़्यादा जोर देती है, किसके ऊपर दे देती है, वे विद्यार्थी जो क्या होते हैं, आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में दक्ष होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कमज़ोर होते हैं। आर लाइकली गो अब्रॉड, जो बाहर जाना चाहते हैं। हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, जो औरों की तुलना में पिछड़े हुए होते हैं। आर रेगुलर इन अटेंडिंग क्लास, जो नियमित रूप से कक्षाएं अटेंड करते हैं। तो किन के लिए होता है कि वे बालक, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, एक सेपरेट अरेंजमेंट होता है, किन के लिए, फॉर वीक स्टूडेंट्स, ठीक है, कमजोर विद्यार्थी। और कमजोर विद्यार्थियों के लिए क्यों होती है, क्योंकि कुछ कमजोर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने आप में पेस विद नहीं कर पाते, किनके साथ, जो जीनियस एस्पिरेंट होते हैं, जीनियस जो बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एवरेज श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, औसत बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले, ठीक है, प्रखर बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, होशियार जो बच्चे होते हैं, उनकी तुलना में अक्सर पिछड़े हुए होते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, अलग से टेक्निक काम में लेते हुए, अलग से कक्षा का अरेंजमेंट करते हुए उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। वो किसका भाग होता है, रेमेडियल टीचिंग का भाग होता है। आगे देखिए, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट होता है टेस्ट। और टेस्ट किसका भाग होता है, टेस्ट शब्द की उत्पत्ति मानते हैं अपन, एक लैटिन वर्ड आता है टेस्टम, टेस्टम से मानी जाती है, ठीक है। टेस्ट जो होता है इसी का जो टेक्निकल वर्ड आता है अपना मेथड में, वो कौन सा आता है, असेसमेंट आता है। तो असेसमेंट का जो है ना वो मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, बच्चों का अपन टेस्ट वगैरह लेते हैं, एग्जाम वगैरह लेते हैं, ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, कि बच्चों को राइटिंग जो है उसमें प्रैक्टिस प्रदान करना। दूसरा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें सुधार करना। दूसरी बात क्या है कि बालक पास हुआ या फिर फेल हुआ, इस चीज को निर्धारित करना। एक टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, बालक की क्या क्या उपलब्धियां हैं उस चीज का मापन हेतु, उनको मापने हेतु अक्सर हम किसका प्रयोग करते हैं, असेसमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कौन सा बिंदु है, टू डिसाइड पास एंड फेल। अप्रोप्रिएट आंसर अपन देखेंगे तो कितना होगा, 4 नंबर होगा, कि बालक की अधिगम में कौन कौन सी क्या है, अधिगम जो है उसमें कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उसका मापन करने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, असेसमेंट का प्रयोग करते हैं, टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अपन, ठीक है। ही सी इज गोइंग टू मार्केट, अब यहाँ पे आगे देखिए वर्ब दे रखी है, वो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो एक एक ऑप्शन को काटना है। ही बट सी हो नहीं सकता, क्योंकि बट जो होता है ना दो विरोधाभासी स्थितियों के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं होगा। दूसरी बात, बोथ का प्रयोग ऐसे नहीं होता, बोथ का प्रयोग ऐसे हो सकता था, बोथ ही एंड सी, इस तरीके से बोथ का यूज अपन कर सकते थे। एंड का प्रयोग करेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन एंड का प्रयोग करोगे तो फिर दो नाउन है वो एंड से अगर जुड़ेंगे तो फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे वर्ब कैसे दे रखी है, सिंगुलर। तो यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग करना अपनी मजबूरी होगी, यहाँ पे एज वेल एज का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट का फॉलो करती है। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर नो डाउट आगे वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो फिर नो डाउट आगे वर्ब कैसे लगा दोगे, प्लूरल लगा दोगे। इसी का फॉलो करते हैं। इवोल्यूशन इज ए टीचिंग प्रोग्राम, ठीक है, मतलब शैक्षणिक जो कार्यक्रम होता है उसमें मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, वो स्थान लेता है किस तरीके से, टेक प्लेस ओनली एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का एक्सपोनेंट मानते हैं स्क्रीवेन को इन 1967, ठीक है। इस मूल्यांकन का प्रतिपादक अपन स्क्रीवेन को मानते हैं, ठीक है, और इसका प्रतिपादन हुआ था 1967 में। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन एक कुमुलेटिव प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो है वो क्या है, एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब अनवरत रूप से जारी रहने वाली प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस एवरी टाइम ऑफ एवरी वर्क, प्रत्येक काम का मूल्यांकन किया जा सकता है, हर समय किया जा सकता है,
हर समय प्रत्येक काम का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वैसे विकल्प बना रखे हैं, एक तो साल के अंत में ही होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। मूल्यांकन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज का कभी भी मूल्यांकन किया जा सकता है। एक क्या है, लेसन के अंत में हम करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक है नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या है, एक संपूर्ण भाग नहीं बोल सकते, तो इंटीग्रल पार्ट होता है। मापन जो होता है ना वो इंटीग्रल पार्ट नहीं मान सकते अपन, मापन को अपन हटा सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन तो क्या होता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। एक इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन आल्सो, ये अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। प्रत्येक लेसन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका इवोल्यूशन जो उसको अपन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, कोई भी टेस्ट होता है, ठीक है, वो अक्सर क्या होना चाहिए, टेस्ट के बारे में बताऊं आपको मैं, अक्सर वैलिड होना चाहिए और अक्सर वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैध अथवा विश्वसनीय। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है उसकी ये पहचान होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है सबसे अच्छा जो टेस्ट मानते हैं, हम किसको मानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को मानते हैं। इसी के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अस्से टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सब्जेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, उसकी पहचान होती है, वो क्या होता है, वो वैलिडिटी, ठीक है, से भरपूर होते हैं, रिलायबिलिटी से भरपूर होते हैं और ऑब्जेक्टिविटी से भरपूर होते हैं। तो कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर होता है, कोई भी टेस्ट वगैरह अगर होता है, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो क्या हो, रिलायबल होना जरूरी है, विश्वसनीय होना जरूरी है। रिकॉल टाइप टेस्ट होता है, इसी को अपन बोलते हैं कंप्लीशन टाइप टेस्ट, कंप्लीशन टाइप टेस्ट बोलेंगे। कंप्लीशन टाइप टेस्ट जो होता है उसकी पहचान होती है, वो क्या होती है, कहीं भी ब्लैंक दिया होता है और उस ब्लैंक की हमें क्या करनी होती है, पूर्ति करनी होती है अपनी मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया और आगे लिखा इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, ऐसे क्वेश्चन है, तो आप अपनी मेमोरी यूज करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप चंडीगढ़ लिखोगे, ठीक है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, ऐसे बोलोगे बेहतर रहेगा। तो क्या कह रहा है ये, रिकॉल टाइप टेस्ट होता है, वो गति नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, मेमोरी होगा, मेमोरी पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अपन। अगला जो क्वेश्चन अपना वो है द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, सबको पता है LSRW होता है, LSRW, ठीक है। लिसनिंग को हम अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। एक आता है हमारे पास डिडक्टिव मेथड आता है और एक आता है इंडक्टिव। तो पहले मैंने बताया था, देखो दो पार्ट आते हैं, एक तो आती है इंडक्टिव अप्रोच, बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु है, प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंडक्टिव अप्रोच जो होता है, इंडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं हिंदी में आगमन विधि। और आगमन विधि में पहले क्या आता है, एग्जाम्पल आता है, उसके बाद में फिर क्या आएगा, रूल्स आएगा। इसमें कुछ सूत्र लागू होते हैं, एग्जाम्पल टू रूल्स कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, ज्ञात होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नोन टू अननोन भी कह सकते हैं। उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, विशिष्ट होता है, तो इसको अपन पार्टिकुलर टू जनरल भी बोल सकते हैं, पार्टिकुलर टू जनरल भी बोल सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। उसी प्रकार से उदाहरण जो है वो इजी भी होता है और सिंपल भी होता है, तो क्या बोलोगे, इजी टू टिपिकल्ट कह सकते हैं, इजी टू टिपिकल्ट ऐसा बोल सकते हो। उदाहरण जो होता है वो सिंपल भी होता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू टिपिकल्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, नोन टू अननोन, एग्जाम्पल टू रूल्स, ठीक है। इस तरीके से ये बिंदु आ गए अपने, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऐसा आ गया। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक नंबर में है, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। फिर कह रहा है कि मेथड इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, सबसे पुरानी जो मेथड मानते हैं वो किसको मानते हैं अपन, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। दूसरी आती है वो आती है डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंपॉर्टेंट assumption of communicative language teaching is that language learning is learned to। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है उसमें क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो की जाती है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए की जाती है, कि बच्चा प्रभावशाली तरीके से क्या करे, किसी भी चीज को कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग आवर व्यूज, शेयरिंग आवर फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स, थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस वन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें अप्रोप्रिएट आपका आंसर जो डिजाइन होगा वो कौन सा होगा, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ऐसा होगा। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एम एट इनेबलिंग द लर्नर टू, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षण जो होता है ना उसका जो उद्देश्य होता है वो अक्सर अधिगम करता होते हैं, उनमें विकास करता है, विकसित करता, क्या करता है, ओनली अंडरस्टैंड द स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। दूसरा, ओनली एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फॉलोइंग इन स्पीच और राइटिंग, प्रोड्यूस गुड लिटरेचर इन इंग्लिश, बोथ अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। ये पार्ट आ गया, देखो दिखा, इसमें अप्रोप्रिएट आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। एक तो दे रखा है केवल बालक क्या करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, किसी चीज को अंडरस्टैंड करे, ठीक है,
दूसरा पार्ट दे रखा है कि बालक क्या करे, कोई भी अभिव्यक्ति वगैरह जो होते हैं ना, कोई भी चीज होती है, ठीक है, स्पीच वगैरह है, फिर राइटिंग वगैरह जो होता है उसको क्या करे, वो अभिव्यक्त करे, ये बिंदु आ गया। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है अपना वो कौन सा आता है, गुड लिटरेचर, ऐसा नहीं है, सही आंसर क्या होगा आपका, बोथ अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन और रिटन, यानी दोनों चीजों को जोड़ दिया। टेलीविजन किस प्रकार का एग्जाम्पल है, इट कंबाइंड द मीडियम्स ऑफ, ठीक है, बताओ दिखाओ, टेलीविजन में क्या आते हैं, पिक्चर एंड साउंड, पिक्चर भी आती है और साउंड भी आती है। दूसरी है पिक्चर एंड इमेज, पिक्चर और इमेज दोनों एक ही बात होगी ये तो, ठीक है। साउंड एंड म्यूजिक, ये भी क्या आता है, ऑडियो का भाग हो गया, एक ही पार्ट है। साउंड एंड वॉइस, ये भी क्या है, ऑडियो का भाग है। तो विजुअल कैसे, ऑडियो विजुअल, टेलीविजन कैसा ऐड होता है, ऑडियो विजुअल दोनों होता है। तो ऑडियो में मतलब जिसमें साउंड निकले और विजुअल में कोई दृश्य दिखाई दे, तो पिक्चर एंड साउंड दोनों प्रकार का आ जाएगा। ये क्या होगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल ऐड, निम्नलिखित में कौन सा पार्ट है जो विजुअल ऐड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, रेडियो है, तो रेडियो जो है वो क्या है, ऑडियो ऐड में काउंट होता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, माइक्रोफोन, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन, ये सब क्या होते हैं, ऑडियो ऐड होते हैं। लिंगवा फोन की रिगार्डिंग 2016 में रीट में पर्सन ने पूछा था कि इंग्लिश में कि लिंगवा का फोन जो है वो किस प्रकार का ऐड होता है, तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो, एक बोलोगे माइक्रोफोन, लिंगवा फोन और ग्रामोफोन, ये इस प्रकार के जो एड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं। तो वर्ड कार्ड जो होता है ये भी विजुअल है, चार्ट है वो भी विजुअल है, ब्लैक बोर्ड भी विजुअल है। तो बच्चा क्या आपके पास, रेडियो, रेडियो का मतलब देख, रेडियो दिखता तो है अपन को, लेकिन काम दिखने से नहीं होता, जो सुनना ही देता है उसके माध्यम से, वो उपयोगी बिंदु होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद सेम साउंड, निम्नलिखित में देखना है कि पहले जो वर्ड है उसमें पहली सेम साउंड किस किस की निकल रही है। यहाँ पे हाउस में है की साउंड निकल रही है, यहाँ पे ओनर, ओनर में ओ की साउंड निकल रही है, वोवेल की। यहाँ पे देखो काइट, काइट में के की साउंड निकल रही है, सिटी में एस की साउंड निकल रही है, अम्ब्रेला में ए की साउंड निकल रही है, यूनिवर्सिटी में यू की साउंड निकल रही है, इस तरीके से। यहाँ पे देखो सन में स की और सिटी में भी स की, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, ये होगा सन और सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वोवेल साउंड्स, निम्नलिखित में कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें वोवेल साउंड जो है वो सेम साउंड निकल रही है। ठीक है, तो देखो ट्रिप आता है, ट्रिप। अब ट्रिप का फोनेटिक कैसे बनेगा, जैसा वैसा का वैसा, ट्रिप इस तरीके से बन गया, ऐसे आ गया। ई छोटी है, वोवेल साउंड में ई छोटी। उसके बाद में ट्रीट लिख रहा है, तो ट्रीट में कैसे बना, इस तरीके से बन गया, ट्रीट बन गया अपना। ठीक है, और वैसे क्या अपना ट्राई, और ट्राई का कैसे बनेगा, इस तरीके से ट्राई। देखो दिखा, यहाँ पे ई बड़ी है, यहाँ पे ई छोटी है, यहाँ पे आई क्या गया, डिप्थोंग आ गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गुड, तो गुड का ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनता है, ये क्या हो गया, गुड हो गया। एक ये फूड नहीं होता, फूड होता है, ऊ क्या आएगा इसमें, बड़ा आएगा, फूड हो गया। वैसे पुश आता है, तो पुश में ऊ क्या आता है, छोटा आता है, तो ये क्या बन गया अपना पुश। यहाँ पे ऊ छोटा, यहाँ पे ऊ बड़ा, यहाँ पे ऊ छोटा, मतलब डिफरेंट है। वैसे अपन देखें पेन, तो पेन का कैसे बनेगा, पेन जैसा वैसा का वैसा। ये मैन दे रखा है, तो मैन का ऐसे बनेगा, इस तरीके से, मात्रा दो आती ए वाली इसमें। और हेड का तो ऐसे बनना है, हेड, हेड होता है इस तरीके से, ये बिंदु आ गया। अब इसका देखना है सी, इसका अपन देखें तो सी का कैसे बनेगा, ई बड़ी आएगी इसमें। ठीक है, सी ये क्या है, इसमें भी ई क्या आएगी, बड़ी। और ये क्या आता है, सीट, ऐसे होता है, इसमें भी ई क्या है, बड़ी। प्रत्येक में ई बड़ी आ रही, तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा वो कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। अगला है कि ठीक में पहला जो वर्ड आता है वो क्या आता है, ये आता है, थे का सिंबल क्या होता है, थीटा। तो थीटा वाला देख लो ऑप्शन कौन से पार्ट में दे रखा है। उसमें पूछ रहा है कि ब्रिज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो देखो एक वर्ड आता है ब्रिज, ये आता है BREEZE। क्या बताया था मैंने, अगर कोई भी शब्द होता है उसमें एथ और जेड से जे की साउंड निकलती है, तो उस जे के लिए सिंबल आता है वो कौन सा आता है, जे डबल आता है। दूसरी बात क्या आती है, एस से अगर शज की साउंड निकलती है तो उसके लिए जे के लिए सिंबल कौन सा आएगा, ये 3 वाला आएगा। और जे, जी, डीजे और डीजी, इन चारों शब्दों से, चारों जो लेटर से अगर मान लो जे की साउंड निकलती है तो उसका सिंबल कौन सा आएगा, D3। क्या आएगा, D3। इस तरीके से ये सिंबल क्रिएट हो जाएगा। आगे अपना ब्रिज है, ब्रिज, तो ब्रिज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा, ब्रिज, बै, रे, ई क्या आएगी, बड़ी, और जेड, इसमें तो ई क्या आती है, बड़ी आती है। और BRIDGE अगर आता है इसमें, ब्रिज में ई क्या आती है, छोटी आती है। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि डीजे से किसकी साउंड निकल रही है, जय की। जय कौन सा आएगा, D3 वाला आएगा। अप्रोप्रिएट आंसर देख लो कौन से पार्ट में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो बोल रहा है कि शिमली जो है, शिमली का चुनाव करना कौन से पार्ट में, तो शिमली में आपको सबको पता है कि जहाँ पे लाइक का, एज का अथवा देन का प्रयोग होता है वहां
वहां पे क्या होता है, सिमिली होता है। ठीक है, योर फेस इज एज ए बुक, ठीक है, यही आ जाएगा। आपका चेहरा किसकी तरह है, किताब की तरह है। ठीक है, ये आंसर हो गया। पर्सोनिफिकेशन पूछ रहा है कौन सा पार्ट है जिसमें पर्सोनिफिकेशन का भाव है। ठीक है, क्या है कि पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच वेयर डिस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल जो उसका आपको चुनाव करना है। ए न्यू थॉट हैज सडनली स्ट्रक मी। ठीक है, एक हु इज माय नेबर, एक कैन ओनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। ये क्या हुआ, अप्रोप्रिएट आंसर होगा। पर्सोनिफिकेशन में याद रखना दो चीजें होती हैं, उनमें एक सजीव होगा और एक दूसरा निर्जीव होगा। अगर सजीव नहीं होता तो फिर सजीव होने की विशेषता होती है, जबकि मेटाफर में दोनों दोनों निर्जीव भी हो सकती हैं और मेटाफर में दोनों दोनों चीजें क्या है, सजीव भी हो सकती है तो निर्जीव भी हो सकती है। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग, ठीक है, लिंगरिंग, लॉन्गिंग, लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटेशन ऑफ एल साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यहाँ पे देखो ले, यहाँ पे ले और यहाँ पे ले, बार बार दो अथवा दो से अधिक साउंड होती है ना, उसका रेपिटेशन अगर होता है तो वहां पे क्या होता है, क्या पार्ट होगा अपना, एलिट्रेशन बनेगा। सोलिलोक्वी इज डिफाइंड इन एक्ट ऑफ स्पीकिंग विद वन पर्सन। व्यक्ति खुद बोलता है और खुद से बातचीत करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी बोलते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है सोलो। सोलो का मतलब खुद होता है, स्वयं होता है, और एक लोकवा, लोकवा का मतलब होता है बोलना। तो सोलिलोक्वी जो वर्ड बना वो बना सोलो प्लस लोकवा, मतलब स्पीकिंग हिमसेल्फ व्हेन अलोन। जब व्यक्ति अकेला होता है खुद से बातचीत करता है तो उस धारणा को हम क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी, जो ड्रामा में आता है सब। ठीक है, तो स्पीकिंग अलोन और टू वन सेल्फ। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नीदर के बाद में या ईदर के बाद में, ठीक है, वन आता है, एनीवन आता है, नन आता है, ईच आता है, फिर एवरी आता है। उसके बाद आगे आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, बट वर्ब आती है वो कैसे आती है, सिंगुलर आती है। तो क्या बोलोगे, हैव बीन इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेज। ठीक है, हैव बीन का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, इज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेज, इज का प्रयोग वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इज है वो किसको इंडिकेट करता है, सिंगुलरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड सो ही पास द एग्जाम। यहाँ पे सो किस प्रकार का दे रहा है, तो सो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में रिजल्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, रिजल्ट को, तो रिजल्ट के लिए ऑप्शन कौन सा दे रखा अपना, 2 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एन इलिजी एज। इलिजी क्या है, कोई भी अपना जो होता है ना, प्रियतम होता है, डियरेस्ट वन अगर होता है, उसकी मृत्यु के ऊपर गाया जाने वाला जो दुख भरा गीत होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलिजी बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट आ गया अपना। ऑक्टेव में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सेस्टेट में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 6। क्वार्टर में लाइनों की संख्या 4, और एक आता है टर्सेट आता है, उसमें लाइन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। नेसेसिटी के लिए मॉडल कौन सा आता है, मस्ट आता है। राइस एंड करी है, ये अगर किसी शॉप पर से अपन खरीदें, किसी दुकान पर इससे अगर खरीदें, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, दाल बाटी एंड चूरमा, ये अगर किसी दुकान से अपन खरीद रहे होते हैं तो फिर वर्ब प्लूरल लेंगे। बट अगर मान लो जब अपने आप एक डिश का बोध कराते हैं, ठीक है, तो फिर वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे आप, इज का प्रयोग कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर देखिए, रन फास्ट लेस्ट। लेस्ट जो होता है अपने नेगेटिव पर्पज को इंडिकेट करता है। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये तीनों जो शब्द हैं वो पर्पज का बोध कराते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पर्पज। जबकि लेस्ट के साथ हमेशा मॉडल आता है, कौन सा आता है, शुड आता है, और उस वाक्य में हम कभी भी अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। जो लेस्ट किसको इंडिकेट करेगा, नेगेटिव पर्पज को। ठीक है, ये कह रहा है कि टेक केयर ऑफ के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो फ्रेजल वर्ब कौन सी आती है, तो वो आती है लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, परवरिश करना। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट जो फ्रेजल वर्ब बनती है वो कौन सी बनती है, अपनी लुक आफ्टर होती है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। लुक फॉर का मतलब होता है देखना, मतलब ढूंढना बोल सकते हैं। ढूंढना जो होता है उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, लुक फॉर का। तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, लुक आफ्टर होगा। भारतीय संस्कृति पर्यावरण से संपोषिका अस्ति। भारतीय संस्कृति पर्यावरण की संपोषिका है। पादपानां संरक्षणम अस्माकं परंपरा वर्तते। पादपों का संरक्षण करना अस्माकं परंपरा वर्तते, हमारी परंपरा है। पूर्वजानां सुशिक्षायाः कारणादेव जोधपुरस्य समीपे खेजड़ली ग्रामे अमृता देव्याः नेतृत्वे शमीवृक्षाणां संरक्षणार्थं 363 पुरुषाः महिला च स्वप्राणरक्षणस्य चिन्तामय कृत्वा शिरश्छेदनं कारितवन्तः। पूर्वजानां सुशिक्षायाः, पूर्वजों की सुशिक्षा के कारणादेव, कारण से ही जोधपुरस्य समीपे, जोधपुर के समीप, खेजड़ली ग्रामे, खेजड़ली गांव में, अमृता देव्या, अमृता देवी के नेतृत्व में समी वृक्षाणाम, समी वृक्षों के संरक्षणार्थम, संरक्षण के लिए
363 पुरुषाः 363 पुरुष और महिलाओं ने स्व प्राण रक्षण से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए स्व प्राण रक्षण से चिंता में कृत्वा अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की चिंता न करते हुए शिरश्छेदनम कारितवन्तः है अपने सिरों को कटवा दिया। विश्वे अस्मिन् वृक्ष रक्षणार्थम स्व प्राण दानस्य इयं विश्वस्य अद्वितीय घटना अस्ति। विश्व अस्मिन् इस विश्व में वृक्ष रक्षणार्थम वृक्षों की रक्षा के लिए स्व प्राण दान से अपने प्राणों को दान देकर के इयम विश्व से दान देने वाली ये जो विश्व की अद्वितीय घटना है। उत्तराखंडे सुंदरलाल बहुगुण से नेतृत्व उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में वृक्षाणाम रक्षार्थम वृक्षों की रक्षा के लिए आलिंग आंदोलनम संचालितम आलिंगन आंदोलन यानी कि चिपको आंदोलन। आलिंगन आंदोलन का मतलब होता है चिपको आंदोलन, पेड़ों के चिपको। प्रत्येकस्मिन् वर्षे जून मास से पंचमे दिनांके प्रत्येक वर्ष में जून मास के पंचम दिनांक में विश्व पर्यावरण से दिवस है विश्व पर्यावरण का दिवस विश्व पर्यावरण दिवस आचर्यते मनाया जाता है। भारत सर्वकार है भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान निर्मल गंगा योजना से संचालन कर रही है। बालकाः युवकाः कृषकाः युवतयः च बालक युवक कृषक और युवक या युवतियाँ विद्यालयेषु उद्यानेषु गृह उद्यानेषु च विद्यालयों में गृह उद्यानों में और उद्यानों में क्षेत्रेषु आधिक्येन क्षेत्रों की अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए क्या करें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। और वृक्ष छेद का नाम कठोर दंड व्यवस्था भवेत् वृक्ष काटने वालों को कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येकस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। प्रश्न कह रहा है प्रत्येकस्मिन् पदे यानी कि प्रत्येक पद प्रत्येकस्मिन् पद में कौन से पद की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि प्रत्येकस्मिन् पदे प्रत्येकस्मिन् पद में कौन सी विभक्ति का विभक्ति प्रयुक्ता कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर प्रत्येकस्मिन् में सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हुआ है उत्तर सप्तमी, क्योंकि जहां पर भी अस्मिन् की ध्वनि आ जाए जहां पर भी अस्मिन् की ध्वनि आ जाए वहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन पढ़ा जाता है। क्षेत्रेषु आधिक्येन इसका बन जाएगा क्षेत्रेषु प्लस आधिक्येन। क्षेत्रेषु ये बन जाएगा क्षेत्रेषु प्लस आधिक्येन ये बन जाएगा। यहां पर सु में से ओ ले लिया है और इस उ के स्थान पर वह बना दिया है। अब जहां उ के स्थान पर वह बनता है वहां पर संधि यण पढ़ी जाती है, इसलिए कौन सी संधि पढ़ी जाए संधि यण पढ़ी जाए। बहुवचने रूपम नास्ति बहुवचन में रूप नहीं है। देखो एत एताम एयुहु ये बहुवचन है एत एताम एयु। महिला च ये बन जाएगा महिलाहा महिलाहा च ये बहुवचन रूप है। हरिता नाम में नाम लगा हुआ है षष्ठी का बहुवचन बन गया और विश्व में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। नहीं है तो ये बहुवचन का रूप नहीं है, विश्व में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। संचालयति इति रूपम लोट लकारे परिवर्तयत यानी कि संचालयति को कौन से लकार में लोट लकार में। लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन को लोट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बदलना है तो लोट लकार में बदल जाएगा संचालयतु अतु अताम अंतु। पर्यावरण प्रदूषणम इत्यत्र समास है प्रयुक्तम। पर्यावरण प्रदूषण में कौन सा समास है तो पर्यावरण का प्रदूषण कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज्ञ है पुरुष है, यहाँ पर हमको पढ़ना है राज्ञ है ये राज्ञ है पुरुष है ये दशरथस्य दशरथस्य पुत्र है और ये बन जाएगा इसका पशुपाद है पशुपाद है बन जाएगा। क्लियर ना, इसलिए इसका राइट आंसर भी यही पढ़ा जाए। अगला प्रश्न जांचते हैं सुबंत वर्ण नाम का संज्ञा भवती। सुबंत वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है तो सुबंत वर्णों की पद संज्ञा होती है पद संज्ञा। कन्या हसंती कन्या हसंती वाक्यम इदम भाववाच्य यानी कि कौन से वाच्य में परिवर्तन करना है भाववाच्य में। ये कह रहा है कन्या प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो जहां प्रथमा विभक्ति में कर्ताया होता है वह कर्तृवाच्य होता है और कर्तृवाच्य को आप या तो कर्म में बदलोगे या भाव में बदलोगे। यहाँ कर्म उपस्थित हुआ नहीं है तो बराबर किस में बदला जा सकता है भाव में बदला जा सकता है। अब भाव में बदला जाएगा तो कर्ता को प्रथमा विभक्ति से उठाकर तृतीया के बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कन्या भी। हसंती बहुवचन में है यहाँ पर अते लग जाएगा तो उत्तर आ जाएगा कन्या भी हस्यते। पिबंती नद्य स्वयं एव न अम्ब है ये कह रहा है पिबंती मानी पीती है नद्य मानी नदियां।
पिबंती मानी पीती हैं, नद्य मानी नदियाँ, स्वयं एव स्वयं ही, न मानी नहीं, अंभ मानी जल। नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती हैं, आपने सुना होगा नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। ये कह रहा है स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षाः, यानी कि स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष स्वयं अपने फल को कभी भी नहीं खाते हैं। फिर ये कह रहा है न अदंती, नादंती का मतलब है न प्लस अदंती, दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे, न अदंती नहीं खाती है सस्य खलु वारिवाहा, यानी कि जो वारिवाहा है, जल को वहन करने वाले समुद्र सागर हैं, वो कभी भी अपने सस्यम यानी कि अपनी हरियाली को कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। इसके बाद में ये कहा है परोपकाराय सताम विभूतये, यानी कि जो परोप महान विभूतियाँ होती हैं, सैकड़ों विभूतियाँ होती हैं, महान सज्जन लोग होते हैं, वो कभी भी गलत काम ना करके हमेशा परोपकार के लिए ही कार्य करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतये, यानी कि महान विभूतियाँ हमेशा परोपकार के लिए होती। और ये कह रहा है गुणेषु एव ही कर्तव्यम, यानी कि पुरुषों के द्वारा, गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यै गुणै समय। इन्होंने कहा पुरुषों के द्वारा सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, गुणों से युक्त दरिद्र भी अब गुणों में ईश्वर के समान नहीं होते हैं, ये बात इन्होंने कही। अगला प्रश्न हम जानते हैं, प्रश्न है कि असंगतम चिनुत, असंगत चुनिए। देखिएगा गुणेषु एव, इसका बन जाएगा गुणेषु, और गुणेषु के बाद में एव बन जाएगा, बराबर इसमें संधि है, यण संधि, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में न प्लस ईश्वरई गुणे, इसका बन जाएगा न प्लस ईश्वरई, आगे जो भी है तो बराबर इसमें भी संधि हो जाएगी, बराबर गुण संधि, ये भी सही है। फिर ये कह रहा है नादंती, नादंती का मतलब क्या है, न प्लस अदंती, अदंती का मतलब होता है खाना, न अदंती नहीं खाते हैं, तो ये भी दीर्घ संधि हो जाएगी, सही है। लेकिन वारिवाहा, एक सवाल बनता है वारिवाहा। अब वारिवाहा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखो वै प्लस अरिवाहा, अगर ये बनाते हैं अरिवाहा, तो अरिवाहा को जब आप कहीं शब्दकोश में ढूंढोगे तो कहीं भी अरिवाहा का कोई भी अर्थ नहीं होता, बराबर यहाँ पर वै प्लस अरिवाहा कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए संधि विच्छेद नहीं होगा, और यहाँ पर यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। नद्य है, अब नद्य क्या है, नद्य यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन है, नद्य पंचमी विभक्ति का एक वचन है क्या, नहीं है, वो क्या बनता है, नद्धा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में नद्धा बनता है। षष्ठी के भी एक वचन में यही बनता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बराबर द्वितीया का बहुवचन है क्या, नहीं, द्वितीया का बहुवचन नदी ही बनता है, जबकि न किमपि, अब इसमें कौन उत्तर आ जाएगा, न किमपि, बराबर नद्य है, इनमें से कोई सा भी उत्तर नहीं है, तो राइट आंसर न किमपि पढ़ा जाए। इस तरीके से हमको प्रश्न जांच लेना चाहिए। अधोलिखितेषु भिन्न वर्ग से चयनम कुरुत, अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए में से भिन्न वर्ग का चयन करना है। देखो विभूतये ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और नद्य है ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसके बाद में पिबंती लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और खादंती भी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये कह रहा है वृक्षः ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। पुरुष ही ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और ये सताम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ये सवाल हमने क्लास 7 से लिखा है, यानी कि जब हम क्लास 7 की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के सवाल बनाए हुए हैं, पूछे हुए हैं, हमने इस प्रश्न को वहाँ से उतारा है। बराबर ये कहा है कि यहाँ लिखे हुए में से भिन्न वर्ग का चयन करना है। तो देखो ये प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, लेकिन ये तृतीय बहुवचन है, ये षष्ठी बहुवचन है, तो ये इस वर्ग को भिन्न वर्ग माना है। ये इस तरीके से इसका उत्तर यही पढ़ा जाए। फिर ये कह रहा है अलम के योग में तृतीय होती है, बिल्कुल होती है। ये कह रहा है असंगतम चिनुत, असंगत चुनिए। अलम योगे तृतीय, अलम के योग में तृतीय होती है, बिल्कुल होती है। असूय योगे चतुर्थी, बिल्कुल होती है। क्रोध द्रोह ईर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतीकों पे चतुर्थी होती है। फिर ये कह रहा है वारणार्थानाम, यानी कि वारणार्थानाम ईप से तह एक सूत्र होता है, इसके योग में पंचमी होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अपवर्गे द्वितीय नहीं होती, अपवर्गे तृतीय होती है, अपवर्गे तृतीय, और वो असंगत पूछ रहा है तो असंगत फिर यही हो जाएगा, बराबर इसका उत्तर यही पढ़ा जाए। अगला प्रश्न जांचते हैं, मेल नाम कुरुत, मेल कीजिएगा। अब मेल कीजिएगा तो ध्यान रखना कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं जीवनस्य पृष्ठद्वयम्।
अब ये जीवनस्य प्रश्नद्वयम् देवऋषि कलानाथ शास्त्री की रचना है। देवऋषि कलानाथ शास्त्री अपने कहीं उपन्यास में राकेश शर्मा और कल्पना का जीवन वृत्तांत लिखते हैं जीवनस्य प्रश्नद्वयम् में। जीवन के 2 पन्ने लिखते हैं, तो जीवन के 2 पन्नों में एक में तो जीवन का एक पन्ना राकेश शर्मा को माना जाता है और जो दूसरा पन्ना माना जाता है वो कल्पना को माना जाता है। इन दोनों का प्रेम विवाह तो क्या कहें, दोनों की आपस में शादी हो जाती है। राकेश शर्मा एक ट्यूटर होते हैं जो कि कल्पना को पढ़ाने घर जाते हैं, दोनों का रिश्ता हो जाता है और शादी के बाद पता लगता है कि एक गुरु अपनी शिष्या से शादी करता है। तो यहाँ पर इस वृत्तांत को देवऋषि कलानाथ शास्त्री ने अपने जीवनस्य प्रश्नद्वयम् उपन्यास में लिखा है। ये क्या है? उपन्यास। ये इनका फेमस उपन्यास हुआ। आदर्श रमणी जो लिखा वो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने लिखा है और शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। और इसके बाद में लेनिनामृतम पदम शास्त्री की रचना है जो कि ये क्लास 9 में भी लिखी गई है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसका उत्तर ए ब सैदे, तो राइट आंसर यही माना जाए। उपमा यहा, उपमा का यानी कि अलंकार की बात कर रहे हैं हम। उपमा अलंकार के अवयवानी भवंती अवयव होते हैं, तो देखिए उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है, वाचक शब्द भी होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या माना जाए? सर्वाणी। और उत्तर क्या जाएगा? सर्वाणी। उपमा अलंकार के ये चारों हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ये पढ़ा जाए बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। श्रवण कौशल से प्रमुखानि साधनानि संति, श्रवण कौशल के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो देखिएगा प्रमुख साधनों में दूरदर्शन भी गिना जाता है, गुरुमुख वाणी भी गिनी जाती है और परिवार के सदस्य भी गिने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे हो जाएगा। खाली जगह शिक्षक से करते उपयोगी भवती, इनमें से कौन सी विधि शिक्षक के लिए उपयोगी होती है? तो ध्यान रखना कि परिष्कार विधि जो होती है वो शिक्षक के लिए उपयोगी होती है। अनुकरण विधि, अनुकरण कौन करता है? छात्र करता है, अनुकरण छात्र करता है। और अभ्यास भी छात्र के द्वारा किया जाता है, न किमपि होगा नहीं, तो उत्तर परिष्कार विधि हो जाएगा। अनुकरण विधि उपयोगी भवती, अनुकरण विधि उपयोगी होती है। माध्यमिक स्तर के बच्चे को अनुकरण करवाना ठीक नहीं है, उच्च स्तर कॉलेज स्तर पर बालक अनुकरण करेंगे नहीं और सर्वे उत्तर होगा नहीं, इसलिए अनुकरण विधि जो उपयोगी होती है वो कौन से स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। ये आप जानते हैं कि अनुकरण केवल प्राथमिक स्तर के बच्चे को करवाया जाए तो बेहतर होगा। एको अध्यापक कृष्णति शब्दस्य रूपम पाठयति तथा छात्रा नादिशति यत् सूर्य शब्दस्य रूपाणि कृष्णवते प्रचलिष्यन्ति अस्मिन् समय उपयुज्यमानं विधि अस्ति। ये क्या कह रहा है? एको अध्यापक राम इति, एको अध्यापक कृष्णति शब्दस्य रूपम पाठयति, एक अध्यापक कृष्ण शब्द के रूप पढ़ा देता है, तथा छात्रा नादिशति और छात्रों को आदेश देता है यत् की सूर्य शब्दस्य रूपाणि एव कृष्णवत प्रचलिष्यन्ति, कृष्ण की तरह चलेंगे। सूर्य शब्द के रूप भी कृष्ण की तरह चलेंगे, तो कृष्णे कृष्णो कृष्णः, सूर्य सूर्यो सूर्यः, समान विधि यानी कि समान रूप से चलने वाली रूप हो गए, तो बराबर जो उस विधि को क्या कह दिया? ध्वनि साम्य विधि। एक अध्यापक कृष्ण शब्द के रूप पढ़ा देता है तथा छात्रों को आदेश देता है कि सूर्य शब्द के रूप भी कृष्ण की तरह ही चलेंगे। इस समय उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि है। असुंदर हस्तलेखन से कारणम अस्ति, असुंदर हस्तलेखन के कारण है। तो असुंदर लेख गंदा क्यों होता है? अगर बालक को विराम चिन्हों का अनभिज्ञता ज्ञान नहीं है तो भी लेख गंदा हो जाएगा। अगर सिरो रेखा बिना लेखन से अभ्यास है, अगर सिर पर रेखा नहीं खींची तो भी क्या हो जाएगा? लेख गंदा हो जाएगा। अनुपयुक्त वातावरणम, अगर कक्ष का वातावरण कहीं गर्मियों में ज्यादा गर्म है और सर्दियों में ज्यादा ठंडा है तो भी कक्ष के अनुपयुक्त वातावरण होने के कारण लेख गंदा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए? सर्वे। सुरुत लेखन समय तृतीय वाचन अंतर्गत छात्रा कुर्वन्ति, सुरुत लेखन के समय तृतीय वाचन के अंतर्गत छात्र क्या करते हैं? तो देखो पहले में तो सुनते हैं, दूसरे में लिखते हैं और तीसरे में त्रुटि संशोधन करते हैं। कथा श्रावणेन छात्रेषु विकास भवति, कथा सुनाने से छात्रों में विकास होता है। तो कथा सुनाने से नैतिक गुणों का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, अर्थ ग्रहण की क्षमता का भी विकास होता है, इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए? सर्वेषाम, यानी कि कथा श्रावणेन छात्रेषु सर्वेषाम विकास है भवति, सभी का क्या होता है? विकास होता है। खाली जगह माध्यमेन आंग्ल भाषायां माध्यमेन तथा संस्कृत भाषा माध्यमेन एवं अध्यापनीय। इनमें से एक प्रत्यक्ष विधि ऐसी होती है, प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि होती है जो अंग्रेजी भाषा को तो अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने की सलाह देती है
और संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की सलाह देती है। आंग्ल भाषा में आंग्ल भाषायां माध्यमेन, संस्कृत भाषायां माध्यमेन अध्यापनीया यत्र भवति तस्य विधि नाम एव, क्या देख रहे हैं आप लोग, प्रत्यक्ष विधि। उस विधि का नाम ही क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। आगे कह रहा है हरवर्टीय पंचपदी विधि दोषा संति, हरवर्टीय पंचपदी के दोष हैं। तो देखिएगा हरवर्टीय पंचपदी विधि ये कहती है कि पाठ्यक्रम उचित समय पर पूर्ण नहीं होता। बिल्कुल, हरवर्टीय पंचपदी विधि के दोषों में गिना जाता है कि पाठ्यक्रम को सही समय पर पूर्ण नहीं करती है, ये सही बात है। बुद्धिमताम छात्राणाम करते ये उपयोगी भवती, बुद्धिमान छात्रों के लिए ही उपयोगी होती है हरवर्टीय विधि, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी दोष है, ये भी दोष है। और सर्वासाम विधानाम तथा विषयाणाम करते उपयोगी भवती, सर्वासाम विधानाम समस्त विधाओं के लिए, गद्य पद नाटक आदि के लिए, तथा विषयाणाम करते उपयोगी नास्ति, सभी विधाओं के लिए और पाठों के लिए उपयोगी नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए दोष पूछ रहा है तो ये सभी क्या हैं, इसके दोष हैं। शैक्षिक भ्रमणम अस्ति, शैक्षिक भ्रमण क्या होता है, संस्कृत शैक्षिक भ्रमण को दृश्य साधन मानती है। संस्कृत भाषा शैक्षिक भ्रमण को दृश्य साधन मानती है। इसके बाद में सतत मूल्यांकन क्रियते, सतत मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन बालक का शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से भी किया जाता है, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी किया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, एतानी सर्वाणी माध्यमेन, इन सभी माध्यमों से किया जाता है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक क्रमाद तार्किक क्रमम प्रति। प्रश्न कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत भाषा में ये चारों कौशलों का क्रमिक अध्ययन होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर भाषा कौशलों में कौन से क्रम का प्रयोग होगा, तो कौन से कौशल का प्रयोग होगा, LSRW, LSRW का, LSRW, इन चारों कौशलों का प्रयोग होगा, क्रम से है। देखो अध्यापनम, अध्यापन भी एक कला है, और लेखनम, लेखन भी एक कला है। उभयो, राइट आंसर कौन हो जाएगा, उभयो। अध्यापनम एका कला वर्तते, लेखनम एका कला वर्तते। मौखिक विधेय नाम अस्ति, मौखिक विधि का नाम नास्ति, अस्ति नहीं नास्ति, ये कह रहा है ने प्लस अस्ति नहीं है, मौखिक विधि का नाम नहीं है। तो वार्तालाप विधि को मौखिक विधि कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी इसका नाम होता है, बिल्कुल होता है। संवाद विधि भी, आपस में संवाद कर रहे हैं तो भी मौखिक विधि, संवाद मौखिक विधि से ही संभव है, बिल्कुल संभव है। ये कह रहा वाचम यमे इसका उत्तर होगा, क्योंकि वाचम यमे विधि होती है, उस विधि का नाम है पारायण विधि। क्या नाम है, पारायण विधि। और पारायण विधि जो है यहां पर इसका नाम पूछा है, मौखिक वाचन वाली वहां होता हो, लेकिन ये कह रहा है मौखिक विधि का नाम नहीं है। तो मौखिक विधि का जो नाम नहीं है वो मौखिक विधि का नाम पारायण विधि नाम नहीं है। पारायण तो खुद अपने आप में एक अलग विधि है। पूर्णाद अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, इति शिक्षण सूत्र से पूर्वकम अस्ति, पूर्ण से अंश की ओर कि बच्चे को पहले पूर्ण दिखाया जाए, उसके बाद में अंश प्रस्तुत किए जाएं, तो बराबर वह शिक्षण सूत्र का कौन सा पूरक हो जाएगा, विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। 91वां क्वेश्चन देखिए, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको विदित है वेदों की संख्या 4 है, चारों वेदों के अंदर अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि संहिता के अंतर्गत आता है। संहिता अर्थात चारों वेदों को संहिता कहा गया है, जबकि पहले 3 वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद के अंदर अगर हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो जादू टोना है, तंत्र है, वशीकरण है, औषधि संबंधी जानकारी है, लौकिक जीवन से संबंधित जानकारियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित किया गया था और सबसे अंतिम वेद माना जाता है। इसमें 0 का उल्लेख भी मिलता है और पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट देखिए 92, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, अर्थात वेदों का जो अंतिम अंग है उसको हम क्या कहेंगे, वेदांग कहेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है, संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो वो 6 कौन कौन से है, तो आपको 3 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, इसके अलावा कल्प और निरुक्त, और कौन सा रह गया, छंद। अब
इन 6 के अलावा जो भी ऑप्शन में है वो वेदांग का पार्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है, तो सूत्र जो है वो वेदांग का भाग नहीं है या वेदांग नहीं है। तो वेदांग जो है कितने हो गए, 6 हो गए। और वेदांग आप शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त व छंद के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 17 जुलाई 1734 को मराठों पर अंकुश लगाने हेतु हुरडा सम्मेलन का आयोजन जिसकी अध्यक्षता में हुआ या किया गया। तो ये मराठों के विरुद्ध राजपूताना के सभी शासकों ने एक हुरडा स्थान है भीलवाड़ा में, मराठों के विरुद्ध में कहां पर, भीलवाड़ा के हुरडा स्थान पर सम्मेलन की योजना बनाई और वो 17 जुलाई 1734 में सम्मेलन होता है, जिसके अंदर जगत सिंह सेकंड जो मेवाड़ महाराणा है, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड, तो जगत सिंह सेकंड के द्वारा क्या किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। और सामने आमेर के शासक कौन थे, सवाई जयसिंह सेकंड थे। इन दोनों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होता है और ये सम्मेलन जो है असफल रहा। उद्देश्य क्या था, जो मराठा राजस्थान में चौथ और सरदेश मुखी जो टैक्स वसूलते थे उसको क्या करना था, मराठों का विरोध करना था और राजस्थान से मराठों को बाहर भगाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन राजपूत शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से यह सम्मेलन असफल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना जो है हर्षवर्धन की रही है, कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो अर्थात हर्षवर्धन खुद साहित्यकार सम्राट था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का अंतिम महान शासक 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये जो 3 ग्रंथ है ये लिखे गए थे। तो पीछे कौन सा बच गया, हर्षचरित्र। तो हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखा, जबकि हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित्र जो हर्ष का चरित्र है वो हर्ष का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा और इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक और साहित्य लिखा, जिसको अंतिम रूप से पूरा उसके पुत्र जलहण ने किया। किसने किया, शुरुआत की बाणभट्ट ने, लेकिन अंतिम रूप से पूरा कौन करता है, जलहण करता है। किस चोल शासक ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, किस चोल शासक ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राजेंद्र प्रथम जो है इसने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का स्थान था। तो आपको विदित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 सभाएं हुई थी। कितनी सभाएं हुई थी, 4 सभाएं हुई है। और 4 सभाओं में पहला सभा होती है राजगृह के अंदर। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा के अंदर होती है। उस समय हरेक वंश का शासक अजात शत्रु होता है। देन दूसरी सभा हुई वैशाली के अंदर, तो उसमें शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक होता है। तीसरी मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र के अंदर होती है। और चौथी कुषाण शासक कनिष्क के समय कहाँ पे हुई, कुंडलवन कश्मीर में होती है। और इसी के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान के रूप में। तो बौद्ध धर्म की चौथी संगोष्ठी कुंडलवन कश्मीर में हुई। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो जब हम राजस्थान के शासकों में बात करते हैं, मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, तो मेवाड़ के शासकों को ही जनरली क्या हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और इन हिंदुआ सूरजों के अंदर सबसे जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रमुख रहा वो महाराणा कुंभा ने कई प्रकार के दुर्गों का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि 32 दुर्ग बनवाए उसने, गिरी दुर्ग मूल रूप से। कई मंदिरों का निर्माण कराया, चित्तौड़ दुर्ग का विस्तार करवाया, संगीत पर कई सारे साहित्य लिखे,
इसके दरबार में बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्वान और शिल्पी रहते थे, उनके द्वारा भी कई सारे साहित्यों की रचनाएं हुई। इसलिए भारतीय स्थापत्य कला की दृष्टि से आप जब मुगल काल पढ़ते हो तो शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक या स्वर्ण युग कहते हो। उसी तरह हम राजस्थान के इतिहास के अंदर स्थापत्य कला की दृष्टि से कुंभा को जनक मानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभा होगा। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? तो ये सबको विदित है, शिकागो गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो यूएसए का शहर है। अमेरिका के शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1893 ईस्वी में होता है। और विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ होता है। तो खेतड़ी के महाराजा जो है अजीत सिंह जी ने, खेतड़ी महाराजा कौन? अजीत सिंह ने इनका नाम विवेकानंद रखा और शिकागो जाने के लिए व्यवस्था कराई थी। कहाँ? शिकागो जाने की व्यवस्था अजीत सिंह ने करवाई और वहां जाकर उन्होंने क्या दिया? इस विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। तब वहां पर विवेकानंद को तूफानी हिंदू की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी गई? तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कैलपैट्रिक किस शिक्षा विचारधारा का समर्थन करते थे? तो ये प्रयोजनवाद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में किस विषय के स्थान पर राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग करने की सिफारिश की गई? तो इसके अंदर आप देखोगे नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र को क्या कहा गया? राजनीतिक शास्त्र शब्द के रूप में प्रयोग करने के लिए सिफारिश की जाती है। आगे देखिए कांग्रेस सरकार द्वारा प्रांतों से इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 दिसंबर 1939 के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रांतों में क्या दे दिया गया? त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग क्या मनाती है? मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट देखिए सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुल भाई भट्ट थे। यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? सिरोही के अंदर हाथल गांव है। गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? सिरोही के अंदर हाथल गांव का है। राजस्थान के एकीकरण के समय हुआ क्या था? सिरोही का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, तो सिरोही को बॉम्बे रियासत के अंतर्गत दे दिया गया था और उस समय बॉम्बे के अंतर्गत ही गुजरात आता था। तो वल्लभ भाई पटेल भी कहाँ से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से ही थे। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि ये जो एक अच्छा ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल जो पैलेस है या पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा पैलेस है माउंट आबू, और सिरोही का अधिकांश भाग जो है बॉम्बे के अंतर्गत आ जाए। जब 104 गांव के आसपास ये बॉम्बे रियासत में शामिल कर लिए जाते हैं तो गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व के अंदर क्या हुआ? आंदोलन होता है और फिर सिरोही को 2 चरणों के अंदर राजस्थान के एकीकरण के दौरान इसको शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए आहुआ का संबंध किससे है? तो ठाकुर कुशाल सिंह है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये आहुआ पाली में पड़ता है। 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हैं। 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और बिथोड़ा का युद्ध और सैलावास के युद्ध के अंदर क्या करता है? अंग्रेजों को पराजित किया और मारवाड़ के शासक तखत सिंह की सेना को भी पराजित करता है। और मारवाड़ का जो रेजिडेंट होता है कौन? मैकमोसन को मारकर आहुआ के दुर्ग पर टांग दिया गया। तो इस प्रकार से कुशाल सिंह का संबंध आहुआ से है और 1857 की क्रांति के समय का है। जवाहर दिवस किस रियासत में मनाया जाता है? तो जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत के अंतर्गत मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जेंटलमैन समझौता के तहत किस रियासत को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए किया गया था? तो ये जयपुर रियासत के अंतर्गत है। ये जेंटलमैन समझौता आप देखोगे हीरालाल शास्त्री व
जयपुर का जो प्रधानमंत्री था या प्रशासक जो था मिर्जा इस्माइल, इसके मध्य हुआ था। हीरालाल शास्त्री पर दबाव डाला जाता है जबरदस्ती कि आप भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लोगे, तो जयपुर रियासत या जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से रोकने हेतु ये जेंटलमैन समझौता होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 के अंदर। तो ये समझौता भी उस दौरान ही होता है, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के कुछ सदस्य नाराज हो जाते हैं और वो प्रजामंडल को लेफ्ट कर जाते हैं और आज़ाद मोर्चा का गठन करते हैं, जिसमें बाबा हरिचंद्र प्रमुख होते हैं। बाबा हरिचंद्र और उसके सहयोगियों के द्वारा आज़ाद मोर्चे का गठन होगा और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। फिर अंत में 45 के अंदर पुणे जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर ये आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक ही आंदोलन के प्रणेता। तो ये भीलों में राजनीतिक और सामाजिक जागृति के लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें मुख्य भूमिका या किसके नेतृत्व में होता है? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? उसके संस्थापक दे रखे हैं। तो आप देखो, वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना जो है जयपुर के अंदर होती है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ए के अंदर 2 आ गया। ठीक है, रूपायन संस्थान जोधपुर के अंदर है कोमल कोठारी के द्वारा 1960 में। तो इसमें चौथा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2, 4, 1, 3। वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा और उसके साथियों के द्वारा की जाती है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में होती है। तो इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के महाराणाओं का कुल देवता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ महाराणाओं का या गोहिल या सिसोदिया शासकों का जो कुल देवता है वो एकलिंग नाथ जी है। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण नागदा के अंदर बप्पा रावल के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तुर्रा, सरपेश, बालाबंदी, घुग्ग, घुग्गी और गेसपेश क्या है? तो ये पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, भराणा की पहाड़ी पर किस संप्रदाय का संस्थान है? तो भराणा कह दो या नरेना कह दो। नरेना, नारायणा, भैराणा की पहाड़ी या भैराणा की गुफा है, उसमें दादू संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। दादू दयाल जो है यहीं पर बैठकर तपस्या करते थे। भैराणा की पहाड़ी के अंदर दादू की क्या है? गुफा या खो है, यहीं पर इनका स्वर्गवास होता है। ये राजस्थान से पहले ऐसे संत रहे जिन्होंने अकबर ने अपने इबादत खाने में धर्म चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट देखिए, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर जयंती को लेकर काफी बवाल भी हुआ है। अभी आपने देखा कि रीट की भर्ती को लेकर या रीट के एग्जाम को लेकर जैन समाज और अन्य लोग क्या करेंगे? बवाल मचाएंगे और इसी की वजह से तुम्हारा एग्जाम भी आगे चला गया। तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। ऊपर से नीचे आभूषण को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आभूषण दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? उनके अंग दे रहे हैं कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले दे रखा है टीडो भल को। तो टीडो भल को कहाँ पहनते हैं? सर पे, मतलब ललाट के अंदर पहनते हैं। तो टीडो भल को तो हो गया सिर। इसके बाद आप बंगड़ी की बात करोगे तो बंगड़ी कहाँ पहनी जाती है? बंगड़ी कलाई के अंदर पहनी जाती है। गाना भी आप गाते हो, बलमा ला दे लाल बंगड़ी। ठीक है, तो बंगड़ी कहाँ? कलाई के अंदर पहनी जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टणकों की, तो टणका कहाँ पहना जाता है? टणका पैर में पहना जाता है। टणका कहाँ पहनते हैं? पैर में। और खुगाली कहाँ पहनी जाती है? खुगाली गले के अंदर पहनी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ सही ऑप्शन हो जाएगा BCAD। नेक्स्ट देखिए, छोटे गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर तथा बकरे के चमड़े से मढ़कर बनाया जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आपने इस प्रकार के वाद्य यंत्र शेखावटी और मारवाड़ी में खूब देखे होंगे। तो इकतारा जो होता है वो एक गोल तुम्बा होता है, उसमें बांस की डंडी फंसाई जाती है और बकरे से की चमड़े से मढ़कर उसको
बजाया जाता है, एक तार बांधा जाता है, तो ये एक तारा होता है। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित करिए। एक तरफ साहित्य दे रखा है, दूसरी तरफ रचयिता दे रखा है। तो सूंड प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सूंड प्रबंध कह दो या सुधा प्रबंध कह दो, महाराणा कुंभा की है, संगीत आधारित ग्रंथ है। इसके अलावा अघोरी काल की अगर हम बात करते हैं तो अघोरी काल किसका ग्रंथ है? अघोरी काल कन्हैयालाल सेठिया का ग्रंथ है। किसका है? अघोरी काल कन्हैयालाल सेठिया का ग्रंथ है। कह रे चकवा बात, ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का ग्रंथ है। और ये है धोरा का धोरी है, धो है यहाँ पर, धोरा रा धोरी। तो धोरा का धोरी जो है किसका है? नथमल लाल जोशी का है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? DBAC। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 का BADC क्या हो गया? इसका सही आंसर BADC, थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, भुआसा के नाम से प्रसिद्ध एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान में पूजनीय है, जिसका मंदिर बाड़मेर के जसोल गांव में बना हुआ है। उसको हम रानी भटियाणी के नाम से पुकारते हैं। ये बालोतरा के पास में जसोल गांव है, बाड़मेर में। तो ये पूरे राजस्थान में देवी है जो भुआसा के नाम से पूजी जाती है। किस ख्याल के मुख्य पात्र को मोडिया कहा जाता है? किस ख्याल के पात्र को मोडिया कहा जाता है? तो ये कन्हैया ख्याल के पात्र को क्या कहते हैं? मोडिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहादुर शाह के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय मेवाड़ के योद्धाओं ने बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया था। तो ये बाघ सिंह कहाँ का था? तो बाघ सिंह उदयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता है जो वर्तमान में देवलिया प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ का था? देवलिया प्रतापगढ़ का। क्वेश्चन जो है आपके 118वां क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हैं? भाई ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो लागू हुए हैं? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद और मौलिक अधिकार। तो नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनेगा कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, मौलिक अधिकार। ठीक है ना? तो इसका जो विकल्प है वो नंबर 2 से ही होगा, 1, 2 और 3 कि नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। ये जो तीनों हैं प्रावधान क्या हुए? लागू हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह है। ठीक है कि भारत का संविधान क्या है? गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का अपबंध करता है। एक निर्वाचित संसद का क्या करता है? अपबंध करता है। तो इस क्वेश्चन का भी पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 120 है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का चौथे नंबर का विकल्प सही है कि अनुच्छेद 17 में इस तरह का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? बहुत अच्छा एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन बनाया कि किसमें मिलता है? अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर आपके निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं? कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। ये देखो चारों विकल्प आपके सामने। भाई कौन से मूल कर्तव्य हैं? तो 121वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही है कि 1, 2, 3 कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के क्या करना? अवसर प्रदान करना। तो तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। फिर है भारत का मुख्य कपास उत्पाद क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है क्योंकि सस्ता श्रम उपलब्ध है, आकाश साफ रहता है, काली मिट्टी पाई जाती है, सूर्य तेज चमकता है। तो 122वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि यहाँ पर जो कपास जो मुख्य उत्पाद क्षेत्र है उसका कारण है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। क्या होती है? उपयोगी होती है। और आप जानते हैं कि ये जो काली मिट्टी है ना मित्रों, इसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसॉल्स। कि काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो काली मिट्टी का जो वैज्ञानिक नाम है वह वर्टिसॉल्स है। और इस मिट्टी को रेगुर एवं चीका भी कहते हैं। इस मिट्टी को क्या कहते हैं? उपनाम जो है इसके हैं रेगुर एवं चीका। रेगुर
एवं चिकाल, ये इस मिट्टी के क्या हैं, उपनाम हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, किस मिट्टी के, काली मिट्टी के। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन आता है 123 नंबर का क्वेश्चन आता है 123 कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। भैया ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। बहुत शानदार प्रश्न है, 123 का क्वेश्चन है। इसका तीसरा विकल्प सही है कि इन राज्यों में सबसे अधिक जो लोकसभा की सीट है, इनकी संख्या सर्वाधिक जो है वो आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद में आपके 124 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? लोकसभा में किसकी एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, गोवा, मेघालय और नागालैंड। तो 124वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही है कि चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम जो है इनमें केवल एक एक लोकसभा की क्या है, सीट है। ठीक है ना, ओके। तो बहुत शानदार प्रश्न ये आपके एक्सपर्ट ने बनाया है। फिर 125वां क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह हर साल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश क्या करता है, लागू कर सकता है। तो 124वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में क्या लेता है, भाग लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में क्या नहीं लेता, भाग नहीं लेता है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद 126वां क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। कि वित्तीय आपात स्थिति में क्या कर सकते हैं? कि राज्य विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो नीचे दिए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। भाई मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 126वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही होगा, 2, 3 और 4 सही है कि केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। एक तो ये सही है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो 2, 3 और 4 विकल्प जो है वो क्या है, सही है। इसके बाद में 127वां क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये आपके विकल्प दिए कि भाई इनमें से क्या सही है। तो 127वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प आपके सही है कि 2, 3, 4, 2, 3, 6 और 8 जो है ये आपके क्या है, सही है। 2, 3, 6 और 8 कि यह एक स्थायी सदन होता है विधान परिषद, यह भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तीसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। फिर आपके क्वेश्चन है 128वां क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। कि राष्ट्रपति को है, किसी भी हाई कोर्ट को है, प्रधानमंत्री को है, उपयुक्त में सभी को है। तो 128वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके सही है कि ये किसको है, राष्ट्रपति को। ठीक है, कि विधि के प्रश्नों पर राय लेने का क्या है, एक अधिकार होता है। ये किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। फिर भारत में निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, संसद की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है, निर्वाचन आयोग की होती है और रिटर्निंग अधिकारी की होती है। 129वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है कि ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। कब होती है, निर्वाचन आयोग की होती है, ये ध्यान में रखें। फिर एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु और 18 वर्ष की आयु। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, कब लड़ सकता है, भाई कितनी आयु उसने पूरी कर ली हो तो वो लड़ सकता है। तो 130वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही है कि उसने यदि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली तो वह चुनाव लड़ सकता है।
तो 130वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसमें से नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है। कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, संविधान अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो 131वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प आपके सही है कि संविधान अधिनियम जो है ये इससे क्या है, संबंधित नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 132वां कि भारत में सामाजिक अध्ययन विषय की शुरुआत कराने वाले आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कौन थे। भाई कौन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर? अध्यक्ष एनसीईआरटी के, कुलाधिपति मद्रास विश्वविद्यालय के, अध्यक्ष एनसीटी के, कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय के। भाई ये कौन थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर सामाजिक अध्ययन विषय की शुरुआत करने वाले आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे? कौन? लक्ष्मण जी मुदालियर। ठीक है ना। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका चौथा विकल्प आपके सही है कि 132वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प है कि ये कुलपति थे। कहाँ के? मद्रास विश्वविद्यालय के। ये क्या थे? कुलपति थे। फिर आम्र बौछार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या आम्र बौछार के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि केरल व कर्नाटक राज्य में होती है, यह केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है, इससे आम की कृषि को क्या पहुंचता है? फायदा पहुंचता है। तो यहाँ पर इसका जो है चौथा विकल्प आपके क्या है? सही होगा कि ये आम की कृषि को फायदा पहुंचता है, मानसून से पूर्व की वर्षा होती है और ये केरल व कर्नाटक राज्य में होती है। तो 133वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। फिर एक कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह आपके एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। तो 134वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। फिर आपके क्वेश्चन 135वां कि गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है कि क्या कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को? तो गोडवाड़ प्रदेश जो है उसे हम लूनी जवाई बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनी जवाई बेसिन कहते हैं। और इसका विस्तार जैसे जालौर में है, पाली में है, उधर इसका विस्तार है। ठीक है। और क्यों गोडवाड़ कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गोडवारी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोडवारी भाषा बोली जाने के कारण आपके इस प्रदेश को गोडवार प्रदेश कहते हैं। किसको? लूनी जवाई बेसिन को कहते हैं, जो पाली और जालौर जिले में विस्तृत है। इसके बाद में राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? कि मरुस्थलीय प्रदेश के लिए कौन से कूट का प्रयोग किया है? तो राजस्थान में जहाँ पर गर्म रेत के टीले मिले तो आप ये ध्यान में रखना वहाँ पर BWSW का प्रयोग करते हैं। और जहाँ आपके छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं तो वो स्टेपीज तुल्य घास के मैदान होते हैं, उनके लिए BSSW। और जो दक्षिण का भाग है ना, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, उसके लिए AW का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो जहाँ पर आपके आर्द्रता थोड़ी अधिक मिलती है, वन क्षेत्र अधिक होता है, वर्षा भी थोड़ा ठीक होती है, वो उपाद्र में रखते हैं, वो CWG। तो लेकिन ये क्वेश्चन ये कहता है कि राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो 3 नंबर BWSW का क्या किया है? प्रयोग किया है। फिर है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? भाई 2 देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम गोरे कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे कि ये हमेशा देशांतर लंबवत खींचे जाते हैं। कैसे खींचे जाते हैं? लंबवत खींचे जाते हैं। और 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को हम गोरे कहते हैं। गोर या क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि गोर या क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है ना। फिर आपके 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को सदैव कटिबंध कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये चौथा विकल्प है कटिबंध। तो कटिबंध की स्पष्ट परिभाषा होती है कि 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। कि मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए। और 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोर या गोरी कहते हैं। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ये बेसिक्स बातें, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर है पृथ्वी का 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो हमेशा ध्यान में रखना पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है। और 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन है 139वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। भाई इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो पहले आप विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गड़बड़ होती है
कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन गलत नहीं है कि 15 डिग्री देशांतर, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन दिया है, तो 1 घंटे का समय होता है। 180 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इधर आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इधर आपके एशिया महाद्वीप है। आप हमेशा नोट कर लेना, ये 8th की बुक को लोग आधार मानते हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं मानना है, आपको रेफरेंस बुक को आधार मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री रेखा, इसका ये पूर्व भाग है जहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, और ये पश्चिम भाग है। तो पूर्व से पश्चिम जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा, ये नोट कर लेना है आपको। और पश्चिम से पूर्व जाओगे तो हमेशा 1 दिन घटेगा, 1 दिन क्या होगा? घटेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा नोट करनी है कि जब भी 100 डिग्री देशांतर से 80 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व में जाओगे तो 1 दिन घटेगा, नोट कर लेना। फिर आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जल व स्थल दोनों से गुजरती है? तो नहीं गुजरती, ये केवल प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। तो ये केवल जल से गुजरती है, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य है। दूसरी बात, 180 डिग्री देशांतर को पूर्वी व पश्चिमी देशांतर कहते हैं, तो कहते हैं एक ही रेखा पर ये स्थित होता है, ठीक है ना, इसको कॉमन माना जाता है। इसके बाद है निम्न में से व्यापारिक पवनों के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। व्यापारिक पवनों को सन्मार्गी पवनें कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा से उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती हैं। भाई इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो बहुत सरल एक आपके प्रश्न है ये 140वां, और इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा, ठीक है ना। इसके बाद में 141वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। भाई कैरिबियन सागर, चीन सागर, हिंद महासागर, इधर ये चक्रवातों के नाम है हरिकेन, टाइफून और चक्रवात, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं, चीन सागर में टाइफून कहते हैं और हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। तो इसका पहला विकल्प आपके सही होगा 1, 2 और 3। तो 141वें क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है। फिर है विश्व के सबसे ठंडा स्थल बर्फोयांश किस जलवायु कटिबंध में आता है? तो ये साइबेरिया तुल्य जलवायु कटिबंध में आता है। किस में आता है? साइबेरिया तुल्य में आता है। तो 142वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। फिर निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। कौन नहीं आता है? गाय, हिरण, मानव, टिड्डी। तो मानव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं रखा जाता और ये सर्वोच्च शिखर में होता है। तो 143वें क्वेश्चन का आपके तीसरा विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद में 144वां है कि प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि। तो ध्यान में रखना, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? स्वच्छ आसमान होता है और केंद्र से बाहर की ओर क्या चलती है? हवाएं चलती हैं। इसके बाद में 145वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होना चाहिए। ठीक है, ये आपके चारों विकल्प आपके सामने। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा कि बाहर की जीवन के साथ होना चाहिए। ठीक है ना। तो 145वां चौथा विकल्प सही है। 146वां क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति है। कौन सी पद्धति है? पाठ प्रदर्शन, मस्तिष्क विफल, दल शिक्षण, सम्मेलन। भाई है कौन सी होती है? तो इसका पहला विकल्प सही है कि पाठ प्रदर्शन, ये प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति मानी जाती है। ठीक है, तो पहला विकल्प सही 146 का। 147वां है कि निम्न में से शिक्षा की प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धति है। कौन सी है? सामूहिक वाद विवाद, कार्यशाला, अविक्रमित अनुदेशन, 1 व 2 दोनों है। तो 147वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है कि 1 व 2 सामूहिक वाद विवाद और कार्यशाला जो है ये प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धति मानी जाती है। फिर है 148वां क्वेश्चन कि दूरवर्ती शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रकार की तकनीक है। ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो 148वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, फिर 149वां क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा है MP मफात। भाई किसकी ये परिभाषा है? तो 149वां क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ये क्या है? परिभाषा है। फिर 150वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए कि क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 150वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या है? सही है कि सभी उद्देश्य होते हैं सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का क्या करना? समाधान ढूंढना। तो इस तरह से इसका चौथा विकल्प सही 150 के क्वेश्चन का। इस तरह से हम आपके बीच जो हैं इनके जो ऑप्शंस और जो भी आपके आंसर है उनका विश्लेषण लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।